हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा चैनल है वो लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया था। बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं की गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नए कानून लाए जा रहे हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एपी वगैरह जुडिशरी वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। एडवोकेट्स के लिए तो काम करेगा ही, क्योंकि हम देखते हैं कि कोर्ट में जो मुकदमे होते हैं वो ज़्यादातर आईपीसी वगैरह में ही पंजीकृत होते हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन मोस्टली मामले जो हैं आईपीसी में ही पंजीकृत होते हैं। और जो ये बिल अभी 3 बिल पेश किए गए थे, जो हालांकि अभी कानून का रूप नहीं ले पाए हैं, जो अभी संसदीय समिति के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके बाद ये वापस से संसद में पेश किए जाएंगे और ये कानून का रूप ले लेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इन तीनों कानूनों की, जिनकी जगह पर ये तीनों नए कानून आ रहे हैं। तो 3 कानूनों में एक आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860, सीआरपीसी यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। जो आईपीसी है, आपको पता ही होगा कि जो आईपीसी था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग द्वारा बनाया गया था, जिसमें करीब 511 धाराएं हैं। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1860 का कोड था और 1860 से लेके अब तक इसमें बहुत सारी परिस्थितियों के आधार पर अमेंडमेंट भी किए गए हैं, बहुत सारे सेक्शन जोड़े गए हैं। जैसे लैंगिक अपराध से संबंधित अपराध 2013 के बाद में, फिर 2018 के बाद में संशोधन के द्वारा जोड़े गए। फिर दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि अपराध की जो शक्ल है वो दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। बहुत सारे नए नए जो अपराध हैं वो अपनी शक्ल लेते जा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, डिजिटल या डाटा प्रोटेक्शन संबंधित नए नए अपराध आते जा रहे हैं, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो कुछ हम संशोधन की बात करेंगे जो आईपीसी में अभी किए गए हैं। तो पहले चीज़ तो ये कि जो आईपीसी था यानी इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा गया है। यानी जहाँ पहले भारतीय दंड यानी दंड का प्रोविज़न की बात करता था, दंड देने की बात करता था, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी अब न्याय की बात करेगा। यानी इसका उद्देश्य न्याय देना होगा, ना कि दंड देना। दूसरी चीज़, जो भारतीय न्याय संहिता है वो आपके अधिकारों की रक्षा की भावना लाएंगे। 511 जो आईपीसी में धाराएं थीं, उन धाराओं को कम करके 356 धाराओं में लाया गया है। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना कि इस कन्फ्यूज़न में ना रहें कि आईपीसी पूरी ख़त्म कर दी गई है और नई पूरी की पूरी नई संहिता लाई जा रही है। तो ये ध्यान रखें कि जो 511 धाराएं थी उसकी बहुत सारी धाराएं ऐसी की ऐसी इसमें रख दी गई हैं। फ़र्क थोड़ा इसके जो सेक्शंस वगैरह थे वो ऊपर नीचे हो गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो इसमें कुछ अपराध थे ऐसे जिनकी अब ज़रूरत महसूस नहीं की गई है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कुछ नए अपराध, उनको इसके अंदर जगह दे दी गई है। कुछ अपराधों में दंड का प्रोविज़न जहाँ कम था वहाँ ज़्यादा कर दिया गया है। तो मैं एक एक करके कुछ की बात करूँगा, जो नोट करना चाहें उसको नोट भी कर सकते हैं। अभी मैं पहले सिर्फ भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात कर रहा हूँ, बाकी 2 अधिनियम की बाद में बात करेंगे। तो एक एक करके आप चाहें तो नोट कर लें। पहली चीज़, इसके अंदर 356 धाराएं होंगी। दूसरी चीज़, अगर कोई पहचान छुपाकर यौन संबंध बनाता है तो उसमें 7 से 10 वर्ष सज़ा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट,
इस संहिता का जो उद्देश्य होगा वो दंड देना नहीं होगा, बल्कि न्याय दिलाना और अधिकारों की रक्षा करना होगा। नेक्स्ट, छोटे अपराधों में सज़ा के तौर पर सामुदायिक सेवा आपसे कराई जा सकती है। यानी अगर कोई समरी मामले हैं, छोटे मामले हैं, तो वहाँ हो सकता है कि आपको सज़ा ना दी जाए, उसके बदले में आपको सामुदायिक सेवा की सज़ा आपको दी जा सकती है। नेक्स्ट है कि 12 वर्ष तक की अगर कोई बच्चों से दुष्कर्म करता है तो उसमें न्यूनतम 20 वर्ष का कैद होगा और अधिकतम मौत की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। यानी ये सज़ा पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट, जैसे कि राजद्रोह का मामला था, हमने देखा था कि जो धारा 124A है, जिसमें और राजद्रोह को जो है धारा 150 में जगह दी गई है। अब राजद्रोह होगा कब? अगर कोई भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले आपत्तिजनक कोई कथन करता है, कोई लेखन करता है, कोई ऑडियो, वीडियो या अन्य किसी साधन से या सशस्त्र विद्रोह करता है, विध्वंसक गतिविधियों में प्रेरित किसी भी रूप में अलगाववाद भड़काता है या उसमें शामिल होता है, तो न्यूनतम सज़ा का प्रावधान 7 वर्ष का किया गया है। आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने आपको अभी बताए ये सारे प्रोविज़न जो है राजद्रोह के शक्ल में होंगे और जो धारा 150 में प्रोविज़न इनका किया गया है। नेक्स्ट होगा भीड़ हिंसा। आपने देखा होगा अभी कुछ सालों में भीड़ हिंसा के मामले तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रहे हैं, तेज़ी के साथ मामले पंजीकृत हो रहे हैं। तो अगर हालांकि पुरानी वाले संहिता में इसके लिए सीधे सीधा कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया था, लेकिन इस संहिता में भीड़ हिंसा का भी प्रोविज़न किया गया है। यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह अगर किसी नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, निजी विश्वास या अन्य आधार पर हत्या करता है तो हर सदस्य को 7 वर्ष या अधिकतम मौत की सज़ा और जुर्माने का प्रोविज़न किया गया है। आप समझ रहे होंगे कि मामला जो है अब बहुत डेंजरस हो गया है। यानी अगर कोई भीड़ हिंसा करती है तो न्यूनतम सज़ा हर व्यक्ति को 7 साल की होगी और अधिकतम मौत की सज़ा भी हो सकती है, साथ में जुर्माना। नेक्स्ट अपराध है अप्राकृतिक यौन अपराध। आपको ये तो पता ही होगा कि 377 जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध की बात की गई थी, तो उसके कुछ प्रोविज़न को पहले हटा दिया गया था और सहमति के साथ अगर कोई समलैंगिक संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं होता। अब उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। धारा 377 थी वो पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई है और सहमति से अगर कोई समलिंगी संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है महिला की अगर कोई निजी तस्वीर वायरल करता है तो वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर इस प्रकार का कोई अपराध करता है कोई व्यक्ति तो पहली बार में तो उसको 1 से 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी और दूसरी बार में 3 से 7 साल कैद और जुर्माना उस पर आरोपित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर कोई शादी, रोज़गार, प्रमोशन के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाता है, पहली बार अपराध अगर करता है तो अधिकतम उसको 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी ने किसी के भी साथ शादी का उसको वादा किया, रोज़गार दिलाने का वादा किया, प्रमोशन का कोई झूठा वादा किया और इसी झूठे वादे करते हुए उसके साथ यौन संबंध अगर वो बनाता है तो सज़ा का प्रावधान जो है वो 10 साल का होगा। तो ये मैंने जो कुछ प्रोविज़न किए गए थे इनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न थे उसका मैंने जिक्र किया था, लेकिन ये सिर्फ आईपीसी की जगह पर जो संहिता लाई जा रही उसकी बात की गई थी। इसके आगे दूसरे भी जो बदलाव किए गए हैं 2 कानूनों में, हम उनकी बात कर लें। तो जो दूसरा कानून है वो सीआरपीसी की जगह लाया गया है। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसकी जगह पर जो अब नया कानून लाया जाएगा वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ भी आप समझ रहे होंगे पहले इसका नाम था आपराधिक प्रक्रिया संहिता और अब जो नाम रखा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी ये नागरिकों को सुरक्षा देने की बात की गई है। पुराना जो सीआरपीसी था उसमें 484 धाराएं हुआ करती थी, जबकि जो नया वाला जो ये कोड होगा इसमें 500 धाराएं होंगी, 533 धाराएं होंगी। यानी पहले 484 थी या 533 हो गई, यानी पहले से ज़्यादा इसमें धाराएं आ गई हैं।
इसकी लगभग 100 जो 60 धाराओं थी उनमें बदलाव इसमें किया गया है। इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 जो पुरानी धाराएं थी उनको हटा दिया गया है। यानी 160 धाराओं में कुछ बदलाव किए गए हैं, 9 नई जोड़ी गई हैं और 9 नई पुरानी जो है उनको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि अगर भगोड़े अपराधियों पर, जो भगोड़े अपराधी होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भी केस चलाया जा सकेगा। भगोड़े अपराधी कौन होते हैं? जैसा भी हम न्यूज़पेपर आदि पढ़ते रहते होंगे कि किसी ने कोई बड़ा क्राइम किया, चाहे वो आर्थिक रूप से कोई अपराध था और वो देश छोड़ कर भाग गया, फिर उसको भगोड़ा अपराधी करार कर दिया गया। अब वो व्यक्ति विदेश में रह रहा है, इंडिया उसको लाया नहीं जा रहा है, या ला नहीं पाने किसी वजह से, या उसको देरी हो रही है लाने में। तो ऐसी अवस्था में उस भगोड़े जो अपराधी है उसके ना होने पर, उसकी अनुपस्थिति में उस पर केस चलाया जा सकेगा। मौत की सज़ा, नेक्स्ट प्रोविज़न की बात कर रहा है कि जो मौत की सज़ा है उसको उम्र कैद में बदला जा सकता है, परंतु किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी को मौत की सज़ा, हालांकि ये प्रोविज़न पहले से भी है हमारे संविधान में, जो आर्टिकल 72 है उसमें भी राष्ट्रपति जी को इस चीज़ की शक्ति है कि वो अगर चाहें तो मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि कम तो की जा सकती है इसकी सज़ा, लेकिन उम्र कैद में तो बदला जा सकता है, लेकिन किसी भी हाल में उसको छोड़ा नहीं जाएगा, माफ़ नहीं किया जाएगा। ये सीआरपीसी, आने वाली नई सीआरपीसी में, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसा प्रोविज़न किया गया है। भारतीय संविधान के प्रोविज़न को नहीं छुआ जा रहा है, उसका प्रोविज़न जैसा था वो वैसा ही रहेगा। सरकारी अगर कर्मचारी है तो उसको 120 दिन में मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाएगी। आपको पता ही होगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई क्राइम करता है तो उसके लिए जो विभाग का अध्यक्ष होता है उसे परमिशन ली जाती है। तो ऐसे में 120 दिन में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाएगी, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, अगर परमिशन विभाग अध्यक्ष के द्वारा नहीं दी जा रही है या कोई सरकार के द्वारा परमिशन नहीं दी जा रही है तो वो उसमें देरी हो जाती थी। तो इसके लिए अभी एक टाइम रख दिया गया है कि 120 दिन में आपको अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है कि सबूत जुटाने टाइम जो है वीडियोग्राफी की जाएगी। यानी अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, किसी तरह के सबूत यानी जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं तो उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी ताकि पारदर्शिता पूरी तरह आ सके। नेक्स्ट है कि जिन मामलों में 7 वर्ष सज़ा का प्रोविज़न है वहाँ फॉरेंसिक टीम सबूत जुटाने पहुँचेगी। आप समझ रहे हैं कि जिन मामलों में 7 वर्ष तक का सज़ा हो सकती है कि वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है वो सबूत जुटाने के लिए पहुँचेगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रावधान, यानी ऊपर हमें भी बात की थी कि फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाएगी, और दूसरा प्रोविज़न ये है जो नागरिक सुरक्षा संहिता में होगा, एक फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ताकि इससे जो संबंधित अधिकारी वगैरह वो होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जा सके, उनकी एजुकेशन की जा सके। 2027 तक सभी अदालतें ऑनलाइन हो जाएंगी। हालांकि देख रहे होंगे आप कि अब धीरे धीरे सारी चीज़ डिजिटल होती जा रही है, सारी अदालतें भी धीरे धीरे ऑनलाइन जुड़ती जा रही हैं, लेकिन 2027 तक जितनी अदालतें हैं वो सारी ऑनलाइन हो जाएंगी। 0 FIR का प्रावधान किया गया है, यानी 0 FIR का प्रावधान पहले CRPC में नहीं होता था। FIR का प्रोविज़न तो था, अगर कोई FIR नहीं लिखी जा रही है तो आप SSP साहब को बाई पोस्ट भेज सकते हैं, ये तो 56(3) में आप कोर्ट में परिवाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अब 0 FIR का प्रावधान भी किया गया है। 0 FIR क्या होती है? 0 FIR ये होती है कि अगर मामला कोई ऐसा घटा है जो किसी अन्य जगह पर घटा है और पुलिस अधिकारी जो है आपकी FIR नहीं लिख रहा है, वो ये कह रहा है कि आपका जो मामला है फला अदालत में फला थाने की सीमाओं में आ रहा है, आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी, वहीं जाएँ वहीं लिखवाएँ। तो ऐसे में कोई पुलिस अधिकारी जो है FIR लिखने को मना नहीं कर सकता है, वो उसी अपने ही थाने में उस मामले को FIR को लिखेगा और जिससे संबंधित वो मामला होगा उस थाने को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये होती है 0 FIR। नेक्स्ट है यौन हिंसा में जो यानी अगर यौन हिंसा हुई है तो उसमें महिला का बयान जो है वो न्यायिक मजिस्ट्रेट लेंगी, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लिया जाएगा और वो न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है वो महिला होंगी। और दूसरी चीज़, महिला के आवास पर जहाँ वो महिला रहती है वहीं पर ही उसका बयान को
लिखा जाएगा। एक प्रोविज़न किया गया है समरी ट्रायल। हालांकि समरी ट्रायल जो था वो सीआरपीसी में 260 से लेकर 265 तक ऑलरेडी पहले ही प्रोविज़न समरी ट्रायल का था, लेकिन इसमें कुछ जो है चेंजिंग किए गए हैं। जैसे कम कम गंभीर मामले, चोरी के मामले, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना, चोरी की संपत्ति को रखना, घर में अनधिकृत प्रवेश करना, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी में, तो यानी आपराधिक धमकी से संबंधित मामले, इन मामलों में अनिवार्य रूप से मामला जो होगा वो समरी ट्रायल के ही रूप में चलेगा। वो सज़ा जो है वो 3 साल तक की होगी। यानी प्रोविज़न में कर दिया गया है कि ये भी कह सकते हैं कि जो समरी ट्रायल वाले मामले होंगे उनको, जो छोटे मामले होंगे उनको अनिवार्य रूप से समरी ट्रायल के रूप में ही अब ट्रायल किया जाएगा। अब समरी ट्रायल क्या होती है? समरी ट्रायल ऐसे मामले होते हैं जो छोटी प्रक्रिया में जल्दी निपटारा किया जा सकता है। आप देख रहे होंगे लगभग 4 करोड़ मुकदमे जो है हमारी अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है कि अगर समरी ट्रायल रहेगा तो समरी ट्रायल के होने की वजह से मामलों में तेज़ी से निपटारा किया जाएगा, क्योंकि छोटे मामले होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मामले निपट नहीं पाते। इसलिए समरी ट्रायल का प्रोविज़न होगा तो छोटे छोटे मामलों को जल्दी निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है कि एफआईआर या केस डायरी, आरोप पत्र यानी चार्जशीट या कोई डिसीजन या निर्णय, समन, वारंट, कोई सर्विस या उनका क्रियान्वयन जो है वो सब डिजिटल होगा। यानी हर चीज़ आपको ऑनलाइन होगी, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप देखते होंगे कि मामला कोई अदालत में चल रहा है, चार्जशीट पेश नहीं हो पा रही है या चार्जशीट देखनी नहीं मिल पा रही है, एफआईआर की कॉपी हमें मिल नहीं पा रही है, केस डायरी है या समन वारंट है वो जो है सेंड किए जा रहे हैं किसी अभियुक्त वगैरह को, तो वो टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सब का प्रोविज़न जो है वो डिजिटल कर दिया गया है, यानी इन सारी सर्विस जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि जो विचाराधीन कैदी हैं, तो पहली बार अपराध में अगर 1/3 सज़ा वो काट चुके हैं तो उनको जमानत दे दी जाएगी। यानी ऐसे व्यक्ति जो अभी सज़ा नहीं पाए हैं, उनका सिर्फ अभी मामले ट्रायल में है या वो विचाराधीन कैदी हैं, और विचाराधीन होते हुए भी अगर उनको जेल में रखा गया है और उनको उस अपराध के लिए जिसमें सज़ा 1/3 सज़ा जो है वो पूरी कर चुके हैं, तो ऐसे में उनको जो है जमानत दे दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ वो ध्यान रखने वाली बात है कि विचाराधीन कैदी जिन ऐसे मामलों में अगर वो कैद में हैं जिनमें सज़ा आजीवन कारावास हो सकती थी या मौत की सज़ा हो सकती थी, तो उनमें उनको रिहाई नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि हर हाल में 3 साल के अंदर अंदर न्याय को सुनिश्चित कर दिया जाएगा और फैसला दे दिया जाएगा। यानी अब मुकदमों में देरी नहीं की जाएगी। जैसे बहुत मुकदमे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल तक पड़े रहते थे, तो अब जो है उनके लिए एक टाइम रख दिया गया है कि यानी अब जो आपको फैसला सुनाना होगा वो आपको 3 साल के अंदर फैसला सुनाना होगा। आरोप पत्र का टाइम रख दिया गया है। आरोप पत्र 90 दिन में दायर करना होगा। आपने देखा होगा कि जो चार्जशीट होती है बहुत टाइम तक जो है कोर्ट में हाजिर नहीं की जाती है, तो अब जो है 90 दिन का टाइम दे दिया गया है कि आरोप पत्र को 90 दिन में आपको दायर करना होगा। लेकिन विशेष मामले अगर कोई होंगे, कोई स्पेशल मामले होंगे, तो इन 90 दिन के अलावा भी उनको और दूसरे 90 दिन, आगे 90 दिन उनको दिए जा सकते हैं। हर 15 दिन में पीड़ित को मुकदमे और जांच की जानकारी देनी होगी। यानी अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो जो व्यक्ति उस मुकदमे में पीड़ित है, उस पीड़ित व्यक्ति को जो है हर 15 दिन में अपने मामले से संबंधित उस किस स्टेज पर उसको मामला पहुँचा है, जाँच कहाँ चल रही है, क्या उसमें मामले में तरक्की हुई है, उसकी हमें जानकारी उस पीड़ित व्यक्ति को देनी होगी। आतंकवाद की परिभाषा दी गई है, यानी कौन से कार्य जो हैं वो आतंकवाद में आएंगे। तो राजनीतिक मामलों में मनमाने तरीके से, गंभीर मामलों में मनमानी रिहाई सरकार नहीं करेगी। यानी एक तो उसको आतंकवाद को परिभाषित कर दिया गया है कि आतंकवाद के कार्य कौन कौन से कहलाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो राजनीतिक मामले हैं, उन राजनीतिक मामलों में अगर कोई गंभीर मामला है, राजनीतिक मामला है, तो उसमें सरकार जो है अपनी मनमानी से किसी को भी रिहा नहीं कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा, सरकार को पावर होती है, वो जिस व्यक्ति को चाहे उसको माफ़ भी कर सकती है, उसको सज़ा को कम भी करवा सकती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो राजनीतिक मामला था या कोई गंभीर मामला था, तो उसमें उस व्यक्ति को सरकार अपनी ही मर्जी से उसको नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है, उस पीड़ित व्यक्ति की सहमति भी लेनी होगी। अगर जो व्यक्ति सहमति दे देता है तो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकेगा, वरना उसको अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा जा सकेगा। तो ये प्रोविज़न जो थे वो आने वाली नई सीआरपीसी यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित थे।
अब तीसरा जो लॉ में बदलाव किया जा रहा है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, जिसमें 167 धाराएं थीं, उसको बदला जा रहा है और उसमें 170 नई धाराएं लाई जा रही हैं। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराओं को हटा दिया गया है। भाई जिस धारा की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर कर दिया गया, कुछ में संशोधन कर दिया गया और एक नई धारा को जोड़ दिया गया है। दस्तावेजों की जो परिभाषा है, यानी डॉक्यूमेंट्स की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में भी बदलाव किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज, स्मार्टफोन व लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन साक्ष्य, डिजिटल उपकरण पर उपलब्ध मेल शामिल होंगे। यानी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी ही दस्तावेज कहलाएंगी। जैसा आपको पता होगा, एविडेंस में, साक्ष्य अधिनियम में एक केस था, उस केस में कहा गया था कि अगर किसी दूध वाले के द्वारा, जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, अगर डेली दूध देने के बाद में दीवार पर लकीरें बना दी जाती हैं ये पहचान करने के लिए कि इस दिन हमने दूध दिया, इस दिन दूध नहीं दिया, तो वो जो दीवार पर जिस पर वो लाइन बना के जा रहा है डेली टू डेली दूध देने के लिए, तो वो भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गिराएं होंगी। साक्ष्य अधिनियम में बता दिया गया कि कौन सी चीज़ दस्तावेज होंगी, कौन सी चीज़ दस्तावेज नहीं होंगी। इसी तरह से जो अब नया आने वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा उसमें दस्तावेजों की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है। अब क्योंकि डिजिटल ज़माना है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो इसलिए दस्तावेजों में भी दस्तावेज की परिभाषा में बदलाव कर दिया गया है। अब क्या क्या चीज़ दस्तावेज होंगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल जो हमारे मोबाइल कंप्यूटर्स वगैरह पे आते हैं, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर पर उपलब्ध सारे दस्तावेज, स्मार्टफोन या लैपटॉप के मैसेज, वेबसाइट, लोकेशन के साक्ष्य, डिजिटल उपकरण पर उपलब्ध जो मेल होंगे वो सभी दस्तावेज होंगे। नेक्स्ट है कि 2027 तक अदालतें जो हैं वो डिजिटल कर दी जाएंगी। हालांकि इस चीज़ के बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 2027 तक जितनी भी अदालतें देश के अंदर हैं वो सारी ही डिजिटल हो जाएंगी, हर चीज़ उनकी ऑनलाइन हमें मिल जाएंगी। पूरा ट्रायल जो है वीडियो प्रोसेसिंग द्वारा करने की अनुमति दी जाएगी, यानी अगर कोई ट्रायल चल रहा है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी किया जा सकता है, इस चीज़ की अनुमति दी जाएगी। तो ये जो प्रोविज़न कुछ थे, हालांकि मैं पूरा अभी इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जब नया अधिनियम जब पारित हो जाएगा इसके लिए हम फिर दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो ये तीनों हम नए कानूनों की हमने बात की थी। हो सकता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके ये कुछ काम आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें।